Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we are going to solve all the MCQs of unit number 13 electrostatics. So let's start. First MCQ is a positive electric charge. एक positive electric charge attract other positive charge, repel other positive charge, attract a neutral charge और repel a neutral charge. एक पॉजिटिव चार्ज की क्या प्रॉपर्टी होगी, वो क्या करेगा? क्या वो दूसरे पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, दूसरे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, एक न्यूट्रल चार्ज को अट्रैक्ट करेगा या न्यूट्रल चार्ज को रिपेल करेगा? तो स्टूडेंट्स हमने ये पढ़ा था कि लाइक रिपेल ईच अदर, लाइक चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं एंड ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं. अब यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है कि वो रिपेल करेगा दूसरे पॉजिटिव चार्ज को. ओके, ना तो वो अट्रैक्ट करेगा किसी पॉजिटिव चार्ज को, ना किसी न्यूट्रल चार्ज को, और ना ही रिपेल करेगा किसी न्यूट्रल चार्ज को. ओके, द नेक्स्ट एमसीक्यू इज एन ऑब्जेक्ट गेन्स excess negative charge after being rubbed against another object which is. अब स्टूडेंट्स हमें कहा गया कि एक नेगेटिव चार्ज जो है, एक ऑब्जेक्ट ने एक्सेस नेगेटिव चार्ज गेन किया है जब हमने उसको रब किया है एक दूसरे ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट, विच इज, और वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? न्यूट्रल होगा, नेगेटिवली चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, या आइदर ए बी और सी, या आइदर वो न्यूट्रल हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है और पॉजिटिवली चार्ज भी हो सकता है. तो स्टूडेंट्स जब रबिंग की बात हो तो हमने क्या देखा था, जब हम दो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब करते हैं तो एक बॉडी पे हमारे पास क्या आ जाता है? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और दूसरी बॉडी पे हमारे पास क्या आ जाता है? नेगेटिव चार्ज हो जाता है जब हम रबिंग करते हैं. तो अगर हमें यहाँ पे दे दिया गया है कि एक ऑब्जेक्ट ने नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया है, अब हमने उसको किसके अगेंस्ट रब किया था? जो दूसरे किसी ऑब्जेक्ट के अगेंस्ट रब किया था वो कौन सा होगा? अब जाहिर बात है जब हमने दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया, अगर एक के ऊपर सारा, एक ऑब्जेक्ट ने सारा नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया तो जाहिर सी बात है दूसरी ऑब्जेक्ट कौन सा चार्ज गेन करेगी? पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी. सो हमारे पास जो है वो ये केस हमने स्टडी किया था प्रोडक्शन ऑफ चार्जेस में. जब हमने रबिंग को देखा था तो रबिंग में होता ही ये है कि एक बॉडी गेन कर लेती है नेगेटिव चार्ज और दूसरी बॉडी गेन कर लेती है पॉजिटिव चार्ज. और ऐसा इसलिए होता है कि उन ऑब्जेक्ट्स का जो वर्क फंक्शन है वो एक दूसरे से अलग होता है, इसलिए एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज गेन कर लेती है और दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज गेन करती है. नाउ द थर्ड एमसीक्यूज इज टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी आर रब्ड अगेंस्ट ईच अदर. दो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं A and B, उनको हमने एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया है. When object B is placed near a negatively charged object C. अब रब करने के बाद जब हमने ऑब्जेक्ट B को एक नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट C के प्लेस रखा, नियर प्लेस किया हमने उसको, तो द टू ऑब्जेक्ट्स रिपेल ईच अदर. तो दोनों ऑब्जेक्ट्स ने एक दूसरे को रिपेल किया. तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट ए? तो ए के अबाउट कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी? तो स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल कितनी ऑब्जेक्ट्स हैं? 3 हैं, ए बी एंड सी. अब हमें ए और बी जब एक दूसरे के अगेंस्ट रब की तो हमें नहीं बताएगा कि ए ने कौन सा चार्ज गेन किया, बी ने कौन सा चार्ज गेन किया, लेकिन हमें सी के चार्ज का पता है, दैट इज नेगेटिवली चार्ज. अब जब B को C के करीब लाया गया तो दोनों ने एक दूसरे को रिपेल किया. इससे हमें क्या पता चलेगा कि B पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है. क्योंकि B ने C को रिपेल किया है, C पे नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों लाइक चार्जेस हो गए जिन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया? रिपेल कर दिया. अब A के बारे में क्या स्टेटमेंट ट्रू है कि रिमेन अनचार्ज, क्या वो अनचार्ज होगी? बिकम पॉजिटिवली चार्ज, क्या वो पॉजिटिवली चार्ज होगी, या वो नेगेटिवली चार्ज होगी, या अनप्रेडिक्टेबल होगी, या हम बता ही नहीं सकते उसका क्या चार्ज है. तो स्टूडेंट्स जब हमें B के ऊपर चार्ज का पता चल गया है कि वो नेगेटिव चार्ज है, तो सिंपल इज दैट कि जब हमने दो ऑब्जेक्ट्स को रब किया तो क्या हुआ? B ने सारा नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया और A के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव चार्ज. अभी हमने सेकंड जो MCQ था उसमें भी यही बात देखी कि जब दो ऑब्जेक्ट्स को एक दूसरे के अगेंस्ट रब किया, एक ने सारा नेगेटिव चार्ज गेन किया तो दूसरी पे जाहिर सी बात है कि पॉजिटिव चार्ज होगा. और इस न्यूमेरिकल में भी यही जो फिनोमेना है उसको डिस्कस किया गया, लेकिन थोड़े से डिफरेंट मैनर से. ओके, नाउ द फोर्थ वन इज व्हेन you rub a plastic rod against your hair several times and put it near some bits of paper. The pieces of paper are attracted toward it. What does this observation indicates? अब देखिए हमें कहा गया कि एक प्लास्टिक का रॉड था जिसको हमने रब किया against your hair several times. अपने हेयर के अगेंस्ट अगर हमने एक रॉड को
प्लास्टिक रॉड को रब किया, तो उसके बाद हमने उसको कुछ पीसेस ऑफ पेपर के पास जो है वो लेके गए और उसने उन पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट कर लिया। तो यहाँ से हमें क्या बात पता चली, उस अट्रैक्शन से हमें क्या चीज़ पता चली? द रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिटली चार्ज। क्या उन दोनों पे ऑपोजिट चार्ज था? या रॉड ने एक्वायर किया पॉजिटिव चार्ज और द रॉड एंड द पेपर हैव सेम चार्जेस, और द रॉड एक्वायर्स अ नेगेटिव चार्ज। अब देखें स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें कि दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, तो अट्रैक्ट करने के लिए ज़रूरी है कि दोनों पे ऑपोजिट चार्ज हो। तो इस तरह इस केस में हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? द रॉड एंड द पेपर आर ऑपोजिटली चार्ज। वो दोनों ऑपोजिटली चार्ज हैं, दैट्स वाई उन्होंने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। अगर रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रॉड एक्वायर करता तो हम ये नहीं कह सकते थे, कंफर्म नहीं कह सकते थे कि दोनों ने अट्रैक्ट किया। और अगर दोनों पे सेम चार्ज होता फिर तो वो एक दूसरे को रिपेल करते। और हम ये भी नहीं कह सकते कि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि हमें उन दोनों के वर्क फंक्शन का नहीं पता कि कौन नेगेटिव चार्ज गेन करेगा, कौन पॉजिटिव चार्ज गेन करेगा। सो जब दोनों पे ऑपोजिट चार्ज होगा तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। The fifth MCQ is according to Coulomb's law, what happens to the attraction of two oppositely charged objects as their distance of separation increases? Okay students, तो हमें अब इसमें क्या कहा गया है कि क्या होगा अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर जो दो ऑब्जेक्ट्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ऑपोजिटली चार्ज हैं, अगर उनके दरमियान की सेपरेशन को अगर हम इंक्रीज कर दें तो क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, हमने कूलम्स लॉ में देखा था कि कूलम्स लॉ में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो हमारे पास चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, लेकिन उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। तो यहाँ पे सेपरेशन की बात हो रही है, यानी कि उनके दरमियान डिस्टेंस की बात हो रही है। तो डिस्टेंस की वो फोर्स क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। और इनवर्स रिलेशन में क्या होता है कि जब एक क्वांटिटी इंक्रीज करती है तो दूसरी क्वांटिटी मस्ट बी डिक्रीज। सो अगर हमारे पास सेपरेशन इंक्रीज होगी तो उनके दरमियान जो फोर्स है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी। ओके, नाउ द सिक्स्थ एमसीक्यू इज द कूलम्स लॉ इज वैलिड फॉर द चार्जेस विच आर। कूलम्स लॉ कौन से चार्जेस के लिए वैलिड है? विच आर मूविंग एंड पॉइंट चार्जेस, जो पॉइंट चार्जेस हो और मूव करे हो, मूविंग एंड नॉन पॉइंट चार्जेस, वो मूव करे हो लेकिन पॉइंट चार्जेस ना हो, स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी हो और पॉइंट चार्जेस हो, या फिर स्टेशनरी हो एंड लार्ज साइज चार्जेस हो। तो स्टूडेंट्स, हमने जब कूलम्स लॉ को डिस्कस किया था डिटेल में तो हमने उसकी लिमिटेशन देखी थी। उसकी लिमिटेशन में हमें क्या कहा गया था कि कूलम्स लॉ सिर्फ और सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए क्या है? एप्लीकेबल है। और वो पॉइंट चार्जेस कौन से चार्जेस होने चाहिए? स्टेशनरी होने चाहिए, क्योंकि हम इस पूरे चैप्टर में उन चार्जेस को डिस्कस कर रहे हैं, उन चार्जेस के बारे में सारा फिनोमिना देख रहे हैं जो रेस्ट पोजीशन पे हैं। तो इसलिए कूलम्स लॉ उन चार्जेस के लिए वैलिड है जो पॉइंट चार्जेस होंगे और क्या होंगे? स्टेशनरी होंगे। ओके, now the seventh MCQ is a positive and a negative charge are initially 4 centimeter apart। एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इनिशियली हमारे पास 4 सेंटीमीटर अपार्ट है, उनके दरमियान का डिस्टेंस हमें दे दिया गया। व्हेन दे आर मूव्ड क्लोजर सो दैट दे आर नाउ ओनली 1 सेंटीमीटर अपार्ट। अब उन्होंने एक दूसरे के क्लोज मूव करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था, दोनों में अट्रैक्शन हुई। उन्होंने जब एक दूसरे के क्लोज मूव किया, अब उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर रह गया। तो फोर्स क्या होगी उनके दरमियान? अब स्टूडेंट्स, फोर्स को देखने के लिए हम क्या करेंगे? कूलम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। पहले हम देखेंगे कि अगर वो 4 सेंटीमीटर अपार्ट हैं तो उनके दरमियान फोर्स कितनी होगी। सो अगर हम उसको F1 से डिनोट करें एंड के Q1 Q2 बाई आर स्केयर। अब जब यहाँ पे हम R की वैल्यू को 4 पुट करेंगे एंड 4 का स्केयर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। अब ये 16 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है और इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या इक्वेशन बनी है? 16 F1 इक्वल टू के Q1 Q2। लेकिन अब अगर हम देखें कि वो एक दूसरे के क्लोज मूव कर चुके हैं, 1 सेंटीमीटर उनके दरमियान डिस्टेंस रह गया, तो जब 1 सेंटीमीटर रहेगा तो उस टाइम जो उनके दरमियान फोर्स होगी उसको हम F2 से डिनोट कर देते हैं। और जब यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे, 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो आपके पास इक्वेशन रिड्यूस होकर सिर्फ रह जाएगी F2 इज इक्वल टू के Q1 Q2। अब अगर आप इक्वेशन 1 को देखें और इक्वेशन 2 को देखें तो के Q1 Q2 दोनों केसेस में बराबर हैं। और हमारे पास जो है वो इक्वेशन को हम कंपेयर इजीली कर सकते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे तो हम देखेंगे कि F2 इज इक्वल टू 16 F1, जहाँ से हमें पता चलेगा कि अब जो फोर्स है उनके दरमियान वो पहले वाली फोर्स से 16 टाइम लार्जर हो गई है। ओके, तो ऑप्शंस हमें गिवन है कि 4 टाइम स्मॉलर है, 4 टाइम लार्जर है, 8 टाइम लार्जर है या 16 टाइम लार्जर है। तो इक्वेशन से हमने ये चीज़ प्रूव कर दी है कि वो 16 टाइम
लार्जर है देन बिफोर, तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अब अगर हम नेक्स्ट एमसीक्यू को देखें, एमसीक्यू नंबर 8 है 5 joule of work is needed to shift 10 coulomb of charge from one place to another। 5 joule वर्क डन की हमें ज़रूरत है अगर हमने 10 कूलम का एक चार्ज एक प्लेस से दूसरी तक मूव करना है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस उन दोनों प्लेसेस के दरमियान क्या होगा? तो हमने एक फार्मूला देखा था पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने का, दैट V इज इक्वल टू W/2 वर्क पर यूनिट चार्ज। कितना वर्क डन होगा एक चार्ज पे जब हम उसको दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करवाते हैं? तो देखिए हमारे पास यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू भी गिवन है 5 एंड चार्ज की वैल्यू भी गिवन है 10। 5 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमारे पास किसके बराबर आ जाता है? 0.5 वोल्ट के बराबर आ जाता है। ओके, नाउ द 9th MCQ इज टू स्मॉल चार्ज स्फीयर। Now the 9th MCQ is two small charged spheres are separated by 2 millimeter. Which of the following would produce greatest attractive force? दो स्मॉल चार्ज स्फेयर हैं हमारे पास जिनको हमने 2 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे सेपरेट किया है। अब यहाँ पे हमें कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा पेयर जो है ना वो ग्रेटेस्ट अट्रैक्टिव फोर्स करेगा? +1 और +4Q, -1 एंड -4Q, +2 एंड +2Q, या +2Q एंड -2Q। अब देखें स्टूडेंट्स, ये बहुत इजी एमसीक्यू है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी है। यहाँ पे सिर्फ आपको एक बात अंडरस्टैंड करनी है, वो ये कि अट्रैक्टिव फोर्स कब होगी? जब चार्जेस इक्वल होंगे और ऑपोजिट होंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कौन सा पेयर ऐसा है जिसमें चार्ज की जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, इक्वल है और ऑपोजिट है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखें तो वो हमारे पास है +2Q एंड -2Q। या अगर हम सिर्फ अट्रैक्टिव का केस इस सेंस में भी देखना चाहते हैं कि दोनों जो चार्जेस हैं वो अनलाइक होने चाहिए। जब वो अनलाइक होंगे उसी सूरत में अट्रैक्शन होगी, अदरवाइज क्या होगी? रिपल्शन होगी। अब बाकी आप तीनों केसेस देखें तो तीनों केसेस में लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे हैं, प्लस प्लस, मतलब लाइक से मुराद ये है कि वो पॉजिटिव चार्जेस हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड को अगर हम ना भी देखें, अगर हम ये भी देखें कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो दोनों पॉजिटिव चार्जेस, यहाँ पे भी पॉजिटिव और यहाँ पे दोनों नेगेटिव है, तो ये लाइक चार्जेस हैं, इनमें हमेशा रिपल्शन होगी। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये दोनों क्या है? अनलाइक चार्जेस हैं, ये हमेशा अट्रैक्शन शो करेंगे और इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है। ओके, नाउ द MCQ नंबर 10 इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टीज हैं वो हमने इसमें बताना है कि ऑलवेज क्रॉस ईच अदर, क्या वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं? नेवर क्रॉस ईच अदर, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड और क्रॉस ईच अदर इन द रीजन ऑफ वीक फील्ड। या वो स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो फिर क्रॉस कर देती हैं या वीक फील्ड हो तो क्रॉस कर देती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ये बात डिस्कस की थी इन द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट दीज लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द लास्ट MCQ इज कैपेसिटेंस इज डिफाइंड एज। कैपेसिटेंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं? कैपेसिटेंस हमारे पास होती है एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज। तो हमने देखा था कि Q इज इक्वल टू हमारे पास किसके इक्वल होता है? CV, एंड वहाँ से अगर हम C की वैल्यू देखें तो वो किसके बराबर आ जाती है? Q/V। तो कैपेसिटेंस हमारे पास डिफाइंड होती है चार्ज बाय voltage, Q/V. Okay, so these are the MCQs of unit number 13. Students, I hope you got it well, and if you have any query you can ask me. So thank you and Allah Hafiz.